हेलो बच्चों, आज हम लोग पल्स में आगे फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, जो क्या है हमारे पास करेक्टर। रेट, रिदम, वॉल्यूम, देन करेक्टर। ठीक है, करेक्टर का हम करेक्टर या फिर इसको फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको नॉर्मली पल्सेट नहीं कर सकते हैं करेक्टर को, क्योंकि करेक्टर ऐसे पल्सेशन में नहीं आता, इसकी हमें रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। तो जो हम इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, जो हमें ये वेव फॉर्म दिखता है, जो कि ये नॉर्मल वेव फॉर्म है जिसको पल्स ट्रेसिंग बोलते हैं, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? स्टूडेंट फिजियोग्राफ उसको बोलते हैं या फिर प्लेथिस्मोग्राफ बोलते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप पल्स का करेक्टर बता सकते हैं कि नॉर्मल करेक्टर क्या है। जो मैंने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया है वो उसका नॉर्मल ट्रेसिंग है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल ट्रेसिंग में कौन सी वेव मिलती हैं। ठीक है, तो नॉर्मल वेव फॉर्म जब आप ट्रेस करोगे तो इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे आपको टाइम मिलेगा, वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड या फिर प्रेशर हो सकता है, एम्पलीट्यूड या फिर प्रेशर। ठीक है, तो आपके पास दो एक्सिस आ गई। देन अब क्या करना है, अब जब आप वेव देखोगे तो नॉर्मल वेव इस तरह से एक हल्की सी नॉच होगी और देन ये डाउनवर्ड होगा। ठीक है, अगर आप इस वेव को क्या बोलते हैं, जो ये ऊपर असेंड कर रही है तो इसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब, या ये अप स्ट्रोक ऊपर जा रहा है अप स्ट्रोक, या असेंडिंग लिम्ब, या इसी को बोलते हैं एनाक्रोटिक लिम्ब। एनाक्रोटिक लिम्ब आपके लिए नाम थोड़ा नया हो सकता है, बट एक दो बार बोलेंगे तो आप ये आसान हो जाएगा। अब दूसरा देखो, ये इसको डाउन स्ट्रोक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिसेंडिंग लिम्ब बोल सकते हैं, या फिर डाइक्रोटिक लिम्ब, डिसेंडिंग डाइक्रोटिक डी। ठीक है, असेंडिंग एनाक्रोटिक ए। ठीक है, तो आसान है। और इस वाली जो वेव है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो ये अप स्ट्रोक है पीक तक लेवल पे, इसको बोलते हैं पी वेव या टी वेव। पी को बोलते हैं परकशन वेव और टी को बोलते हैं टाइडल वेव। ठीक है, क्योंकि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो एक मैक्सिमम सिस्टोलिक बीपी, एक पीक जो आता है उसको पीक क्या होता है? मैक्सिमम प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? मैक्सिमम प्रेशर होता है। तो ये पीक इसका ही क्या बता रहा है? सिस्टोलिक बीपी। अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करोगे और इस लिम्ब पे अगर हम 120 इस पे प्रेशर mm ऑफ मर्करी मेंशन कर दें, तो जहाँ पर भी पीक जाएगी उसका मैक्सिमम प्रेशर होगा। सपोज यहाँ पे 130 अगर आ रहा है पीक, तो 130 mm ऑफ मर्करी उसका सिस्टोलिक बीपी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ये यहाँ तक हो गया। देन एक हल्की सी नॉच आई है जिसको हम एन बोलते हैं, एन। ठीक है, इसके बाद देन हल्की छोटी सी वेव आके देन वापस से ये क्या हो गई? डिक्लाइन हो गई। ये बिल्कुल बेस लाइन से टच नहीं करेगा, इस तरह से ऐसे होगी। तो यहाँ पर जितना भी आएगा वो डायस्टोलिक बीपी, यानी कि मिनिमम प्रेशर, इससे तो मिनिमम नहीं हो सकता। इसके बाद क्या होगा? आप ट्रेसिंग करो तो वापस से फिर से इसी तरह से आपको वेव फॉर्म नॉर्मल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, इस तरह से आपको ये मिलने वाला है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, जो ये छोटी वेव है इसको बोलते हैं डी वेव। अब इनके फॉर्म देते, पी मतलब परकशन वेव, टी मतलब टाइडल वेव, डी मतलब डाइक्रोटिक नॉच, डाइक्रोटिक वेव या डाइक्रोटिक वेव, और एन जो है ये है डाइक्रोटिक नॉच। एन को डाइक्रोटिक नॉच, ये एन यहाँ एन से आया है। डाइक्रोटिक वेव जो है वो डी वाली है, ये डी वेव है। क्लियर? एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप इसको देखते हैं वेव पूरा, तो पी वेव आपको एक अलग मिलती है, टी अलग मिलती है। ठीक है, लेकिन जब हम कंबाइंड फॉर्म में दोनों एक साथ आपके लेवल पे, भी आप आगे मेडिसिन में पढ़ोगे ना, तो आप देखोगे ये अलग अलग वैल्यू, अलग अलग वेव हैं और इनका अलग अलग रीज़न भी है। बट अभी आप ये इतना इस लेवल पे जान लीजिए कि पी और टी आपको सिस्टोल के बारे में बता रहे हैं, जबकि डाइक्रोटिक वेव आपको डायस्टोल के बारे में बता रही है, यानी कि सिस्टोलिक बीपी के बारे में और डायस्टोलिक बीपी के बारे में। ठीक है, इतना याद करना है। और एन नॉच है। अब ये नॉच आती क्यों है? नॉच के आने की वजह क्या है? तो अब सिंपल सा देखोगे, अगर ये आपके पास हार्ट है, ठीक है, हार्ट जब, और यहाँ से क्या एओर्टा है, बीच में सेमी लूनर वॉल्व अटैच है, जैसे कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड आगे जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड फ्लो आगे की तरफ होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? सिस्टोल हो गया। अब धीरे धीरे यहाँ पर क्या होगा? डायस्टोल पे जाएगी। जैसे तो जब ये वॉल्व क्लोज होगा तो हल्का सा ब्लड बैकवर्ड फ्लो करेगा, वॉल्व क्लोज होगा तो हल्का सा पीछे की तरफ बैक फ्लो होगा। तो हल्का सा ब्लड जो बैक फ्लो हो रहा है उस वजह से ये डिप मिलती है। ये नॉच, हल्की सी जो नॉच आ रही है, ये बैक फ्लो की वजह से आ रही है। और ये नॉच बहुत
थोड़ी सी नॉच है, ऐसा नहीं है कि बहुत डेप्थ में है। तो हल्की सी नॉच आने का मतलब क्या है, जब सिस्टोल हुआ तो वेव आगे की तरफ पल्स जा रही है, जब थोड़ा सा हल्का सा वेव अपोजिट डायरेक्शन में आया इसीलिए ये हल्की सी नॉच आई। ठीक है, बहुत ही कम ब्लड, यानी कि एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में ब्लड है, थोड़ा सा अपोज में आया तो वहाँ पर एक डिप मिल जाता है, उसी को हम नॉच बोलते हैं। बहुत वेव, गहरी वेव नहीं है, डेप्थ में नहीं है, हल्का सा नॉच मिलता है। ठीक है, और आप क्या करते हैं, इस वेव फॉर्म को उन्हें बता ही दिया है। रिकॉर्ड करने के लिए क्या होता है, स्टूडेंट फिजियोग्राफ से रिकॉर्ड करते हैं, प्लेथिस्मोग्राफ आपको रिक्वायर्ड होता है। तो जैसे हम सभी जगह पर नॉर्मल वेव जो पल्स होगी तो उसका करेक्टर क्या होगा, नॉर्मल, तो उसको कैटाक्रोटिक वेव बोलते हैं। अगर नॉर्मल है पल्स वेव फॉर्म तो इसको कैटाक्रोटिक वेव फॉर्म बोल सकते हैं। ठीक है, अब उसका एबनॉर्मलिटी क्या होगी, वेव फॉर्म में क्या क्या एबनॉर्मल होगा, तो एबनॉर्मल पल्सेस आपसे पूछी जाती हैं। कम से कम आपके लेवल पे फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट से नाम आपसे पूछे जाते हैं, और उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ामिनर पूछना चाहता है, जो इंटरेस्ट लेता है, वो कॉरिगन वेव में कॉरिगन पल्स क्या होती है, या इसी को बोलते हैं वाटर हैमर पल्स क्या होती है, इसी को बोलते हैं कोलैप्सिंग पल्स क्या होती है। ये सब सेम है। ठीक है, आपसे कोलैप्सिंग पल्स पूछा जा सकता है, वाटर हैमर क्या होता है, कोरिगन पल्स क्या होता है। तो आपको बहुत डिटेल नहीं जाननी है, लेकिन नाम तो एटलीस्ट पता ही हो कि हाँ ये आप जानते हैं। तो इसमें क्या मिलता है, एक लाइन याद करनी है, रैपिड अप स्ट्रोक एंड रैपिड फॉल। अभी आपने वेव फॉर्म क्या देखा था, नॉर्मल वेव फॉर्म आपके पास क्या था, इस तरह से नॉच आया, PT एंड D। आप कैसे याद करोगे, PT एक साथ कर लो, ND, PT एंड D 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। अभी क्या है, रैपिड अप स्ट्रोक एंड रैपिड फॉल। देखो, रैपिड अप स्ट्रोक, रैपिड फॉल, रैपिड अप स्ट्रोक, रैपिड फॉल। ठीक है, तो ये किस में मिलता है, एक कंडीशन आपको याद करनी है, मस्ट एओर्टिक रिगर्जिटेशन, एओर्टिक रिगर्जिटेशन, इसको शॉर्ट में AR बोलते हैं। ठीक है, अगर कन्फ्यूज़न है तो हैमर में इसको एक कर लीजिए, AR, आपको हैमर AR कर लोगे तो AR याद हो जाएगा। बाकी अदर एग्जाम्पल अगर आप कर सकते हो तो PDA मतलब पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस। ठीक है, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस, और AV आर्टीरियो वीनस फिस्टुला की कंडीशन में। तो ये आपको पैथोलॉजी में समझ में आ जाएगा, सारा रीज़न आएगा, बट अभी आप फिजियोलॉजी में नाम याद कर लीजिए कि इन कंडीशन में होता है एओर्टिक रिगर्जिटेशन, PDA एंड AV फिस्टुला। एक आपको याद करना है, AR अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे टेस्ट करते हैं, तो उस पर पर्सन को क्या करते हैं, उसकी पल्स फील करते हैं नॉर्मली नीचे हाथ करके, और देन उसको क्या बोलते हैं, सडनली हाथ ऊपर करने को बोलते हैं, उसके हेड के अबव। जैसे वो हेड के अबव लेके जाएगा तुरंत फॉल हो जाएगा पल्स, फिर जैसे ही नीचे आएगा फिर से आपको फील होगा। तो एओर्टिक रिगर्जिटेशन में वॉल्व जो होते हैं वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाते, इसलिए ब्लड रैपिडली डाउनवर्ड फ्लो करता है। ठीक है, जैसे आप नीचे करते हो तो वापस से वो फिर फ्लो करता है। तो इस तरह से रैपिड राइज और रैपिड फॉल आपको मिलता है। बहुत आपको पैथोलॉजी नहीं जानना है, सिर्फ आपको नाम जानना है और एक एक कंडीशन जाननी है। ठीक, दूसरी जो एबनॉर्मल पल्स है वो है एनाक्रोटिक पल्स। अभी आपने क्या एनाक्रोटिक लिम्ब पढ़ा था, अभी एनाक्रोटिक पल्स आसान याद हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नाम याद हो रहा है, नहीं हो रहा, इसको दूसरा होता है पार्वस एट टार्डस। पार्वस एट टार्डस, पार्वस मतलब क्या होता है, वीक, है ना, अभी हमने पढ़ा था ना पल्स में वॉल्यूम में, तो वही क्या है, पार्वस वीक या लो पीक। टार्डस मतलब स्लो, टार्डस कहीं पे वर्ड है, उसका मतलब होता है स्लो। अब कोई चीज़ स्लो हो जाएगी तो ऑब्वियसली उसका ड्यूरेशन जो होगा वो वाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आप कुछ नहीं तो एनाक्रोटिक पल्स तो याद ही कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल का एओर्टिक स्टेनोसिस, वहाँ पर क्या था, एओर्टिक रिगर्जिटेशन, यहाँ पर एओर्टिक स्टेनोसिस को AS बोलते हैं, AS शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो डिफरेंस देखो, ये आपका बस वाइट वाला जो है ये नॉर्मल पल्स वेव फॉर्म आपने पढ़ा ही है। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, स्लो अप स्ट्रोक एंड डिलेड पीक। स्लो अप, देखो ये डिले, स्लो धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, और धीरे धीरे ही डिले, यानी कि नॉर्मल वेव फॉर्म है लेकिन सब कुछ स्लो मोशन में है यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं एनाक्रोटिक पल्स। और जो पीक का लेवल है, देखो दोनों की पीक का लेवल सेम है, लेकिन ये देखो स्लो हो गई, इधर शिफ्ट हो गया, ये देखो पूरा शिफ्ट हो गया, तो उसी का मिरर इमेज है बट ये स्लो मोशन में है। तो एनाक्रोटिक पल्स किस में मिलती है, एओर्टिक स्टेनोसिस। पल्सस बिस वेरिएंस, नेक्स्ट आपके पास है पल्सस बिस वेरिएंस। बिस वेरिएंस
बिस का मतलब ही टू होता है, तो टू यहाँ पर क्या है, टू पीक है इन द सिस्टोलिक फेज। आपके पास मैंने क्या बताया था, अगर पीक से आप एक लाइन ड्रॉ करो या इस नॉच से ही लाइन ड्रॉ करो तो इसके आगे इसके पीछे सारा सिस्टोल है, इसके बाद सारा क्या है, डायस्टोल है, ठीक है। तो अगर सिस्टोलिक फेज में अभी आपका नॉर्मल में क्या होता है, एक ही पीक मिलता है, लेकिन अगर आपको ये दो पीक मिल जाएँ, ठीक है, सिस्टोल फेज में दो पीक अगर मिल जाएँ तो क्या होता है, इसको बोलते हैं पल्सस बिस्फेरियंस। किस में मिलता है, ऊपर की दोनों एनाक्रोटिक और कोलैप्सिंग पल्स दोनों, यानी कि AR एनाक्रोटिक और वाटर हैमर AR एनाक्रोटिक पल्स एओर्टिक स्टेनोसिस, इन दोनों को एनाक्रोटिक और कोलैप्सिंग को मिला दो, यानी कि दोनों कंडीशन एक साथ हो गई, एओर्टिक रिगर्जिटेशन और एओर्टिक स्टेनोसिस, एओर्टिक रिगर्जिटेशन विथ एओर्टिक स्टेनोसिस। इस कंडीशन में बिस्फेरियंस मिलता है, दो आपको पीक मिलेंगे ड्यूरिंग द सिस्टोल फेज, ठीक है, इजी है। पल्सस अल्टरेंस, अल्टरेंस नाम से ही समझ में ना, अल्टरनेट, अल्टरनेट क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन देन वीक कॉन्ट्रैक्शन एट ए रेगुलर इंटरवल, एक पीक एक वेव फॉर्म आया देन दूसरा छोटा सा वेव फॉर्म, एक स्ट्रॉन्ग आया देन एक वीक आया, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक एक स्ट्रॉन्ग, अल्टरनेट मैट पैटर्न में आपको मिलेगा। किस में मिलता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर या MI की कंडीशन में, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर या फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की कंडीशन में। 4 हो गया। नेक्स्ट 5 में क्या है, डाइक्रोटिक पल्स, हमने डाइक्रोटिक लिम्ब पढ़ा था, तो ये डाइक्रोटिक पल्स है। डाइक्रोटिक पल्स में क्या होगा, डाई फिर से आ रहा है, बिस का मतलब भी दो, डाई मतलब भी दो, तो दो वेव फॉर्म होंगी। अब यहाँ पर क्या है, पहले देखो नॉर्मल तो ये था, अब यहाँ पे क्या है, ये देखो एक पीक तो आपको दिखती है, दूसरी जो आपका डायस्टोल वाली पीक थी, डी वाली जो थी, वो बहुत अच्छी पीक नहीं होती, बहुत ही छोटी सी पीक होती है, वो बहुत छोटा। लेकिन अगर ये प्रोमिनेंट हो जाए, बड़ी सी हो जाए, तो क्या आपको दो मोटी मोटी पीक्स दिखेंगी, दो वेव दिखेंगे आपको। कहाँ पे मिलता है कंडीशन, फेब्राइल, फेब्राइल मतलब फीवर में, और फीवर में कौन सा, टाइफाइड फीवर के केस में आपको ये पल्स रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। नेक्स्ट क्या है, पल्सस पैराडॉक्सस, पैराडॉक्सस वर्ड का मतलब ही होता है कुछ अपोजिट है जो नॉर्मल जैसा नहीं है, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्या इस किस में मिलता है, एग्जाम्पल इसके क्या हैं, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डियल एफ्यूजन, अस्थमा एंड कार्डियक टैम्पोनाट। एक याद करना है तो कार्डियक टैम्पोनाट कर लो, अस्थमा कर लो, ठीक है। अब होता क्या है, नॉर्मली आप देखोगे नॉर्मल कंडीशन में सिस्टोलिक बीपी कम होता है ड्यूरिंग द इंस्पायर। जब आप सांस अंदर लेते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं, तो सिस्टोलिक बीपी कम होता है, और एक्सपिरेशन पे थोड़ा सिस्टोलिक बीपी बढ़ता है। यानी कि नॉर्मल कंडीशन में इंस्पिरेशन में सिस्टोलिक बीपी कम होगा और एक्सपिरेशन पे सिस्टोलिक बीपी थोड़ा सा बढ़ेगा। लेकिन बढ़ना और घटना, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 10 mm ऑफ द मरकरी से कम होना चाहिए, मतलब 1 to 10 के बीच में ही ये डिफरेंस होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये नॉर्मल है। लेकिन इस कंडीशन में पैराडॉक्स मतलब कुछ अपोजिट है, क्या है, बट इन दिस कंडीशन ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन एक्सेजरेटेड फॉल इन द बीपी दैट इज द ग्रेटर देन 10, मतलब फॉल तो हो रहा है, नॉर्मली क्या था, डिक्रीज ही हो रहा है ना, फॉल हो रहा है ना इंस्पिरेशन पे, यहाँ पर भी फॉल हो रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा फॉल, एक्सेजरेटेड फॉल, यानी कि 1 से 10 नॉर्मल था, और यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन 10। तो फॉल तो नॉर्मली फॉल होता है, लेकिन 10 से कम होता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सेजरेट हो गया है, वो चीज़ बढ़ गई है, और ग्रेटर देन 10 mm ऑफ द मरकरी का फॉल हो गया है, इसलिए इसको बोलते हैं पल्सस पैराडॉक्सस, ठीक है। तो आपके पास फटाफट से रिवाइज करते हैं, नॉर्मल पल्स, कैटाक्रोटिक पल्स आपने देख लिया, नॉर्मल पल्स को हम क्या बोल रहे हैं, कैटाक्रोटिक पल्स बोल रहे हैं। उसमें हमने क्या देखा, असेंडिंग लिम्ब, एनाक्रोटिक लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब, डाइक्रोटिक लिम्ब, इसकी वेव में परकशन, टाइडल दोनों सेम हो, मान लेते हैं हम यहाँ पे PNT, D मतलब डाइक्रोटिक वेव, और N बीच में आती है नॉच, नॉच का रीज़न मैंने बता दिया, रिकॉर्डिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट आपको पता चल गया। एंड नॉर्मल पल्स कौन कौन सी, पहले तुम नाम याद कर लीजिए और उसका एक एग्जाम्पल। सबसे इंपॉर्टेंट कोरिगन वाटर हैमर पल्स, कोलैप्सिंग पल्स किस में मिलती है, AR में मिलती है। दूसरा एनाक्रोटिक पल्स किस में मिलती है, एओर्टिक स्टेनोसिस में मिलती है।
पल्सेस बिस वेरिएंस किस में मिलती है, बिस मतलब बाई मतलब एना ऊपर की दोनों, एनाक्रोटिक और कोलैप्सिंग को मिला दो तो बिस वेरिएंस होगी दोनों कंडीशन, यानी कि AR और AS, एओर्टिक रिगर्जिटेशन, एओर्टिक स्टेनोसिस। पल्सेस अल्टरेंस मतलब नाम से है, अल्टरनेट होगा किस में मिलेगा, MI की कंडीशन में या फिर LV ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर। डाइक्रोटिक पल्स किस में मिलेगी, फीवर, टाइफाइड फीवर में। डाई मतलब दो, यानी कि दो प्रोमिनेंट वेव आपको मिलेंगी, यानी कि डी भी यहाँ पर एक तो मिलती है, दूसरी डी प्रोमिनेंट हो जाएगी। पल्सेस पैराडॉक्स क्या होगा, यहाँ पे एक्सेजरेटेड फॉल इन द सिस्टोलिक BP ग्रेटर देन 10 mm ऑफ द मर्करी होता है, तो यहाँ पर आपको ये वेव फॉर्म देखने को मिलता है, पल्सेस पैराडॉक्सस। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।